अगले अध्याय के कथन जो संबंधित है वह सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित है। तो आइए इसको हम जानते हैं। सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः तीन नामों का प्रयोग होता है। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। अगर किसी क्वेश्चन में ये आ जाए कि किस व्यक्ति ने यह कथन दिया कि एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो है, तो उनका नाम है पिगट। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। रेडियो कार्बन 14 यानी कि C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जो कि सर्वाधिक मान्य तिथि है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। आगे दिया हुआ है कि विभिन्न विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की कालावधि का निर्धारण इस प्रकार किया है। जॉन मार्शल ने 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व बताया है। अर्नेस्ट मैके ने 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, माधव स्वरूप वत्स ने 3500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, गैड ने 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, मॉर्टिमर व्हीलर ने 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व और फेयर सर्विस ने 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। लेकिन सबसे जो सर्वाधिक मान्य तिथि है वह है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ये जो है हड़प्पा काल की सबसे सर्वाधिक मान्य तिथि है। चलिए आगे चलते हैं। अब तक इस सभ्यता के अवशेष मुख्यतः अफगानिस्तान में सुर्तगई एवं मुंडिकाक, पाकिस्तान में पंजाब, सिंध में बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में, पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तरी पूरा स्थल मांडा में जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पूरा स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में है। यानी कि इस कथन के अंतर्गत ये कह रहा है कि सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी स्थल, यानी कि पश्चिम में अगर देखें तो इसका सबसे अंत्य बिंदु बलूचिस्तान में आता है, जो सुतका गेंडोर में है। पूर्वी स्थल आलमगीरपुर में आता है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और उत्तरी पूरा स्थल मांडा जम्मू एवं कश्मीर में है तथा दक्षिणी पूरा स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में है। इसका आकार त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह विस्तृत है। चलिए आगे चलते हैं। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति थी, जिसमें मुख्यतः 4 प्रजातियां थीं। कौन कौन सी? प्रोटो प्रोटो यानी कि ऑस्ट्रेलॉयड, जिसे काकेशियन भी कहा जाता है। भूमध्य सागरी, जिसे इंडो यूरोपियन या कैस्पियन, अल्पाइन और मंगोलॉयड। ये 4 जो प्रजातियां थीं मिलकर के एक हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या का, वहां के निवासियों की प्रजातियों को बताती हैं। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः
भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के अगर विचारों की बात की जाए तो इसमें कौन कौन आते हैं? डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप आर्य सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य हैं, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार। गार्डन चाइल्ड एवं मर्टिमर व्हीलर के अनुसार सुमेरियन और राखाल दास बनर्जी के अनुसार द्रविड़। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप बताते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य हैं। गॉर्डन चाइल्ड एवं मॉर्टिमर व्हीलर बताते हैं सुमेरियन को, और राखाल दास बनर्जी द्रविड़ को। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: केंद्रीय नगर, तटीय नगर, पतन नगर, अन्य नगर एवं कस्बे। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी थी। जनवरी 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब, पाकिस्तान के वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। वर्ष 1926-27 और 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा वर्ष 1946 में मॉर्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया था। हड़प्पा से प्राप्त दो टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया है। हड़प्पा से प्राप्त दो टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया है। यहाँ से 6-6 कक्षों की दो पंक्तियों में निर्मित कुल 12 अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, तांबे का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष प्रमुख हैं। तो ये चीजें जो है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा का एक शब्द है, इसका सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण मृतकों का टीला है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखाल दास बनर्जी ने वर्ष 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बहुत बृहत स्नानागार है। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक जो है वो बृहत स्नानागार है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। इसकी मध्य निर्मित स्नान कुंड की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 39 फीट यानी कि 11.88 मीटर, चौड़ाई 23 फुट यानी कि 7.01 मीटर तथा जो गहराई है वो 8 फीट है यानी कि 2.43 मीटर है। यह विशाल स्नानागार यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। मार्शल इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। सिंधु सभ्यता में अभिलेख उक्त मुहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु सभ्यता यानी कि मोहनजोदड़ो के अंतर्गत जो स्नान कुंड मिला है उसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल अन्नागार है जो
45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। वृहत स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 × 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहित का आवास होता था तथा यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा हो। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थीं। मुख्य सड़क 9.15 मीटर थी, जिसे राजपथ कहा गया। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो सड़कें थीं वह सीधी दिशा में 90 डिग्री पर काटती थी। काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी कि शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्ठे, सूती कपड़ा, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सारी चीजें मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चनहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में एनजी मजूमदार ने की थी। वर्ष 1935-36 में इसका उत्खनन J.H. मैके ने किया था। इनकी चनहुदड़ों का खोज एनजी मजूमदार ने किया था और इसका उत्खनन J.H. मैके ने किया था। यहाँ संधव संस्कृति के अतिरिक्त उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर और झांगर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना यानी कि बीड फैक्ट्री तथा भट्ठी प्राप्त हुई थी। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि। ये सारी चीजें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। अब बात करते हैं ये सारी चीजें जो है चनहुदड़ो से मिली थी। चनहुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिलता है, इनके किले का अवशेष नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ से वक्राकार ईंटों का साक्ष्य मिलता है। आगे दिया हुआ है, गुजरात में अहमदाबाद जिले में भुगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर S.R. राव ने की थी। खंबात की खाड़ी के तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा या सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाजों की गोदी यानी कि डॉकयार्ड है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष हैं धान, चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण्ड मूर्ति यानी कि घोड़े की छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियां और 3 द्विसौ समाधियां इत्यादि। ये सारी चीजें हमें लोथल से प्राप्त होती हैं। अब बात करते हैं हम कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ यानी कि पूर्व में हनुमानगढ़ जिला गंगानगर का भाग था। यह जिला में स्थित है, हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। यह पहले हनुमानगढ़ जिला का हिस्सा था, बाद में राजस्थान के यह पहले गंगानगर का भाग था और बाद में हनुमानगढ़ जिला का भाग बन गया।
तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज इटली के कालीबंगा की जो खोज है इटली के लुइगी पियो दे सिटोरी ने की थी। हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमलानंद घोष ने इसका किया था। वर्ष 1960-61 में बीबी लाल एवं बीके थापर ने उत्खनन आरंभ किया। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। मोहनजोदड़ो के जो भवन थे वो पक्की ईंट के बने थे और कालीबंगा के कच्ची ईंटों के बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने में ही किया गया है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से दो टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा, जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। यहाँ से भूकंप आने के साक्ष्य मिले हैं। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 4 या 5 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने हैं। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था, जिसमें पशुओं की हड्डियां उपस्थित थीं। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थीं। यहाँ से सिलखड़ी तथा मिट्टी की मुहरें, एक मृदभांड के टुकड़े इत्यादि जो है मिलते हैं। आगे धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रन में अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। वर्ष 1990-91 के दौरान आर.एस. बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों, किला, मध्यनगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया था। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है, यानी कि जलाशय की अगर बात करें तो धौलावीरा से विशाल जलाशय मिला है। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित हैं। यहाँ से हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी मिलता है धौलावीरा से। आगे जो स्थल का उल्लेख है उसमें है सुरकोटदा। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों, गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियों के कुछ साक्ष्य या प्रमाण भी मिले हैं। अगला स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। बात आती है अब रोपड़, पंजाब। यह सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। वर्ष 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने तथा वर्ष 1953 से 55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई थी। यानी कि रोपड़ जो है पंजाब के सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। आधुनिक नाम इसका रूपनगर है। इसकी खोज तो बीबी लाल ने कराई थी, लेकिन इसकी जो खुदाई है यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। यहाँ से मृदभांड, सिलखड़ी की मुहरें, चर्ट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के बाड़ाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। अब बात करते हैं रंगपुर। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पतियों अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है
कि वे लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदियां। तो हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर। लोथल भोगवा नदी के। रोपड़ सतलज नदी के। मांडा चेनाब नदी के। दैमाबाद प्रवरा नदी के। आलमगीरपुर हिंडन नदी। सुतकागेंडोर सुतकागेंडोर जो है वो दास्क या दास्क नदी के। भगवानपुरा सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख सैंधव सभ्यता के स्थल थे और प्रमुख नदियों के किनारे स्थित थे। नेक्स्ट दिया हुआ है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से खुदाई में मृदभांड एवं मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियां भी मिलती हैं। अगला है हुलास। हुलास जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियां, खिलौना गाड़ी आदि मिले हैं। सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिलता है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर भी मिला है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर का साक्ष्य भी मिलता है। नेक्स्ट है सुतकागेंडोर। सुतकागेंडोर इसका स्थान दक्षिण बलूचिस्तान में है। दास्त या दास्क नदी के किनारे स्थित है। इसकी पहचान हड़प्पा स्थल के रूप में वर्ष 1927 में ऑरल स्टीन ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। यहाँ से मृदभांड, एक ताम्र निर्मित बाणाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने ठीकरे तथा मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सोतकाकोह, ये एक स्थान है सोतकाकोह। सोतकाकोह सुतकागेंडोर के पूरब में स्थित है। वर्ष 1962 में इसकी खोज G.F. डेल्स द्वारा की गई थी। यहाँ यानी कि सुतकाकोह से दो टीले मिले हैं जिसके आकार सुतकागेंडोर जैसे ही हैं। अब बात करते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित एक जगह है बालाकोट। एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। बालाकोट जो है एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। यहाँ यानी कि बालाकोट से काफी मात्रा में सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। बालाकोट से अधिकतम जो है सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े मिलते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं बनावली। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद पूर्व में हिसार का भाग था, जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। वर्ष 1974 से 77 में R.S. बिष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन कराया गया था। यहाँ से संस्कृति के तीन स्तर प्रकाश में आए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तर सैंधव। यहाँ की सड़कें यानी कि बनावली की जो सड़कें होती थी, नगर को तारांकित यानी कि स्टार शेप्ड भागों में विभाजित करती थी। यहाँ से मोहरे, बटखरे, लाजवर्त तथा कार्नेलियन के मनके, हल्की आकृति के खिलौने, तांबे के बाड़ाग्र आदि के साक्ष्य मिले हैं। भगवानपुरा हरियाणा। भगवानपुरा हरियाणा का जो क्षेत्र रहा है, यह कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है भगवानपुरा, जो हरियाणा में स्थित है। J.P. जोशी ने इसका उत्खनन कराया था। यहाँ प्राप्त प्रमुख अवशेषों में सफेद, काले आसमानी रंग की कांच की चूड़ियां, तांबे की चूड़ियां तथा कांच की मिट्टी के चित्रित मनके आदि प्राप्त होते हैं। अगला जो हमारा स्थान है मांडा। मांडा जम्मू एवं कश्मीर में चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है।
मांडा जम्मू एवं कश्मीर में चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। वर्ष 1982 में इसका उत्खनन जेपी जोशी तथा मधुबाला द्वारा करवाया गया था। उत्खनन से यहाँ तीन सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तरकालीन सैंधव। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले बाड़ाग, चर्ट ब्लेड, कान से निर्मित पेचदार पिन तथा एक आधी अधूरी मोहर आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बड़ौत के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बड़ौत के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल सनौली से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान मिले हैं और उन मानव समाधानों की दिशा जो थी वह उत्तर से दक्षिण की तरफ रखकर दफनाए गए थे। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है, यानी कि प्रश्न में अगर पूछ दे किस नदी को मिस्र का उपहार कहते हैं तो नील नदी को, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता है। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। सुमेरिया सभ्यता जो के निवासी जो थे वे प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे, ऐसा प्रमाण होता है। नेक्स्ट, खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी आदि आभूषण पहने जाते थे। नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। नौसारों जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है, सैंधव काल में पासा का प्रमुख खेल था। सैंधव काल में जो पासा है यह प्रमुख खेल हुआ करता था, ऐसा प्रमाण मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के दो पार्ट मिलते हैं। सूती वस्त्रों के अवशेषों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। भारत से कपास ग्रीस गई, जिसे वहां के लोग सिंडन के नाम से जानते थे। और भारत से कपास ग्रीस गई, जिसे वहां के लोग सिंडन के नाम से जानते थे। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू की गई थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा के स्थलों से कुबड़दार ऊंट के जीवाश्म मिले हैं। कुबड़दार ऊंट के जो है जीवाश्म प्राप्त होते हैं। सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े के मृण्ड मूर्तियां, हड्डियां और जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो से तांबे के दो उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल तथा चनहुदड़ों में मनके बनाने का कार्य होता था, यानी कि मनके बनाने का कार्य कहाँ किया जाता था? लोथल और चनहुदड़ों में। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध था। चलिए आगे एक तालिका दी हुई है जिसमें प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थलों के बारे में बताया गया है, जैसे कच्चा माल और प्राप्ति स्थल। तांबा खेतड़ी राजस्थान से, बलूचिस्तान एवं ओमान से प्राप्त होता था। लाजवर्थ की बात करें
ये बदख्शा क्षेत्र अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। लाजवर्त को हम लैपिस लाइजुली के नाम से भी जानते हैं। तीन टीन ईरान और अफगानिस्तान से मिला था। चांदी राजस्थान के जावर एवं अजमेर की खानों से, अफगानिस्तान और ईरान से। सीसा की प्राप्ति जो है ईरान, अफगानिस्तान और अजमेर यानी कि राजस्थान से होता था। इसी तरह से शिलाजीत की बात करें तो यह हिमालय से प्राप्त होता है। गोमेद गुजरात से और सोना दक्षिण भारत के अंतर्गत कर्नाटक से प्राप्त होता है। तो ये कुछ प्रमुख धातु थी जो उस समय के प्राप्ति स्थलों से संबंधित है। नेक्स्ट है सैंधो सभ्यता या सैंधो निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय पर आधारित होता था, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती थी। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार और वर्तुलाकार प्रकार के भी मिले हैं। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा की बात करें तो मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। सुमेरियन अभिलेखों में सुमेरियन अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से चलता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति कला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला आदि के उन्नत होने के प्रमाण मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें शरीर भेड़ का तथा मस्तक सूंडदार हाथी का है। हड़प्पा के पाषाण मूर्तियों में दो सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में दो सिर रहित मानव मूर्तियां मिली हैं। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधुच्छिष्ट विधि जिसे लॉस्ट वैक्स से बनाई जाती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है जो लॉस्ट वैक्स मेथड से बनाई गई है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। चनहुदड़ों से प्राप्त इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। मृण्ड मूर्तियां यानी कि पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों की मिट्टी की मूर्तियां जो प्राप्त हुई हैं यहाँ से, और मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की हैं। सर्वाधिक मूर्तियां जो है पशु पक्षियों की प्राप्त होती है। यहाँ जो लॉस्ट वैक्स मेथड है ना, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। उस समय क्या किया जाता था कि मोम को पिघला करके उसका एक ढांचा बनाया जाता था। इसके बाद धातु को उसके अंदर उसके प्रारूप को ढाला जाता था। इस तरह से जो है लॉस्ट वैक्स मेथड इसको नाम दिया गया था। और ये उस समय की काफी एक उन्नत तकनीकों में से एक थी। ठीक, चलिए अगले नोट्स की तरफ चलते हैं। आगे दिया हुआ है सैंधव काल में सर्वाधिक मुहरें सिलखड़ी की बनी थी। सिलखड़ी जिसे स्टेटाइट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद मिट्टी आदि की बनी मुहरें भी प्राप्त होती हैं। अधिकांश मुहरें वर्गाकार या चौकोर है, किंतु कुछ मुहरें घनाकार, गोलाकार और बेलनाकार भी प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का मिलता है, उसके बाद कुबड़ वाले बैलों का। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर से प्राप्त होता है जिस पर योगी की आकृति भी बनी हुई है। उस योगी के बाईं ओर बाघ और हाथी तथा दाईं ओर गैंडा एवं भैंसा इत्यादि का चित्र बना हुआ है।
गैंडा और भैंसा का चित्र बना हुआ है। सिंहासन के नीचे दो हिरन भी बने हुए हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। इसके तीन मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र या शिव के नाम से संबोधित किया है। मार्शल जो इतिहासकार हैं, उन्होंने इस प्रकार जो मूर्ति मिली है उसे शिव के नाम से संबोधित किया है। सैंधव मृदभांड मुख्यतया लाल या गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदभांडों को, मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन, लाल रंग से रंगकर काली रेखाओं से चित्रित किया गया है। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन मिलता है। सैंधव मृदभांडों में मर्तबान, कटोरे, तस्तरियां एवं थालियां प्रमुख हैं। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के आभूषण भी तैयार किए जाते थे। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। संभवतः ऐसा माना जाता है कि वह देवी धरती की मूर्ति थी, जिसे लोग उर्वरता की देवी के नाम से जानते थे तथा इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की करते हैं। मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली के पुरा स्थलों से अग्निकुंड तथा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु इसके बाद अपवाद भी मिलते हैं। कालीबंगा में शव दक्षिण उत्तर, रोपड़ में पश्चिम पूर्व तथा लोथल में पूर्व पश्चिम की दिशा में रखकर दफनाए हुए प्राप्त होते हैं। अगर आंशिक समाधिकरण की बात करें तो यह उदाहरण बहावलपुर से मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे एक तालिका दी गई है। इसमें किस चीज का उल्लेख है? इसके अंतर्गत सैंधव सभ्यता के विनाश के कारणों पर निम्न इतिहासकारों ने प्रकाश डाला है। देखिए दोस्तों, विनाश का कारण और विद्वानों ने क्या क्या बताया है। अगर बाढ़ की बात करें तो मार्शल मैके और एस आर राव ये बताते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ था वह बाढ़ के कारण हुआ था। और आर्यों के आक्रमण का स्पष्टीकरण गार्डन चाइल्ड, मार्टिमा व्हीलर, स्टुअर्ट पिकट करते हैं। जलवायु परिवर्तन को ऑरेल स्टीन और अमलानंद घोष बताते हैं। भूतात्विक परिवर्तन से सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ, इसकी पुष्टि एम आर साहनी, एच टी लैम्ब्रिक, जी एफ डेल्स्ट करते हैं। महामारी के यू आर कैनेडी बताते हैं। और पर्यावरण परिवर्तन एम तिमित्रीय जो है यह बताते हैं कि पर्यावरण परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ था। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो नोट्स हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो नोट्स हैं, वन लाइनर, यहाँ समाप्त होते हैं। आगे हम इनसे जुड़े कुछ प्रमुख प्रश्न और उसकी व्याख्या को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।